हाँ तो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर लेके आ रहे हैं। लेसन नंबर 14, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग, आर्थिक विचारधारा और योजना। हम शुरुआत करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन से, सामान्य परिचय, नेशनल इनकम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता रखा है, वी यूज़ द टर्म इनकम मैनी टाइम्स इन एवरीडे लाइफ। हम हमारे जीवन में जो इनकम, आय का जो शब्द है, बार बार हम काम में लेते रहते हैं। इनकम इज द मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ ए पर्सन और फैमिली। आपको बताया परिवार और व्यक्ति के उत्थान के लिए आय बहुत ज़रूरी है। आगे 2-3 लाइनों में बता रखा है कि आय हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट रहती है। फिजिकल लाइफ, सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत लाभदायक रहती है। फिर नीचे आपको बता रखा है कैलकुलेशन। हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किन बिंदुओं के आधार पर करते हैं। तो पहला है, ए है, नेशनल इनकम इज द इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। राष्ट्रीय आय है आर्थिक वृद्धि और किसी देश की आर्थिक परिस्थिति को इंडिकेट करती है। दूसरा बी है, वी कैन कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ अदर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम। हम दूसरे देश से की जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसकी तुलना भी इससे कर सकते हैं। सी है, contribution of different sectors and their relative importance in economy can be found out from national income। और अलग अलग सेक्टर से हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें क्या क्या योगदान हम इसे पता कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट फ्यूचर पॉलिसी कैन बी फॉर्म्ड फॉर इकोनॉमी। राष्ट्रीय आय के आकलन के आधार पर हम अर्थव्यवस्था की भविष्य की नीतियां बना सकते हैं। अब आया है न्यू टॉपिक, न्यू हेडिंग, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। हम ज़्यादा इसको डीपली नहीं लेंगे, आपको सिर्फ इतना है परिभाषा बता दें। इट इज़ डिफाइंड एज, इसको परिभाषित ऐसे किया जाता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड इन ए कंट्री। एक विशेष वर्ष में जो वस्तुओं की कीमतें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, और जो सेवा है, वो मुद्रा के तौर पे कितना बैठता है, वही नेशनल इनकम माना गया है। ये एक इनकी परिभाषा है। बाकी आगे देखिए आप, फिजिकल ईयर, इंडिया एज ए फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष, फिजिकल ईयर हो गया वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है। प्रोडक्शन, उत्पादन क्या क्या है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू एडिशन इज प्रोडक्शन ओनली। किसी नई वस्तु का सृजन और उसकी गुणवत्ता ही उत्पादन है। आगे देखिए आप, इसमें आगे पैराग्राफ में आपको ये बता रखा है किस प्रकार से हम अर्निंग करते हैं। ज़मीन किराए पर देते हैं, रेंट टू लैंड, ज़मीन किराए पे देना, वेजेस टू लेबरस, मजदूरों को तनख्वाह देना, इंटरेस्ट टू कैपिटल, पैसे पे ब्याज लेना, प्रॉफिट लाभ लेना, ये सारे तरीके बता रखे हैं। आगे इसमें देखें, हाँ, देर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय के बहुत से प्रारूप है, हम आपके सामने बात करेंगे। जैसे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये वो सारी शब्दावलियां हैं जो आमतौर पे हम हमारी इकोनॉमी को समझने के लिए काम में लेते हैं। अब परिभाषा बता रखी है आपको जीडीपी की, द सम ऑफ द मॉनेटरी वैल्यूज ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा क्या है। जितने भी बने बनाए सामान हैं और सेवा है, हमारे देश की घरेलू सीमाओं के अंदर से जितना भी पैसे की आवक होती है, उसे ही एक वर्ष में जो पैसे की आवक होती है उसे जीडीपी बोला जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात आपके पर कैपिटल इनकम।
यहाँ पर कैपिटल इनकम की परिभाषा आपको बता रखी है। पर कैपिटल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। राष्ट्रीय आय में उस जगह की जनसंख्या का भाग दे दो। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। हमारे देश में कब कब इनके बारे में उल्लेख किया गया नेशनल इनकम के बारे में? तो सबसे पहला योगदान है दादाभाई नौरोजी इन 1868। 1868 में दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन निकाला, आकलन किया। उनके बाद में फिंडले सिराज, फिर डॉक्टर BR राव, RC देसाई, इन सब ने राष्ट्रीय आय का आकलन निकाला। लेकिन इनके जो नेशनल इनकम के जो कैलकुलेशन थी वो सही नहीं बैठी, क्योंकि इनके पास जो डाटा था वो रिलायबल नहीं था। बट दे डिड नॉट हैव रिलायबल डाटा एंड इंफॉर्मेशन, सो कुड नॉट अप्लाई स्टेटिस्टिकल मेथड इन कैलकुलेशन। इसलिए वो सांख्यिकी विधि नहीं अपना सके। हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश की आज़ादी के पश्चात नेशनल इनकम कमेटी का गठन किया गया। PC महालनोबिस के नेतृत्व में, चेयरमैनशिप में, अगस्त 1949 में इसका गठन किया गया। कमेटी ने रिपोर्ट 1951 में सबमिट की और फाइनल रिपोर्ट 1955 में बना के दे दी। इस वर्क के माध्यम से हमारे भारत सरकार ने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन CSO की स्थापना की और स्थापना के बाद 1955 से 1955 से लगातार द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ बीन डूइंग द वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम सिंस 1955। 1955 से लगातार ये आंकड़े जारी कर रहा है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपको पता है भाई, इकोनॉमी के 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम अन्न उगाते हैं, अनाज जैसे कॉटन कल्टीवेशन है, वीट है, बार्ले, मेज है। इसके अलावा डेयरी, दुग्ध पालन है, खदान कार्य हैं। ये सब के सब नेचुरल रिसोर्सेज वाली एक्टिविटी में आते हैं। इन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज बोलते हैं। दीज आर आल्सो प्राइमरी एक्टिविटीज। इट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, क्योंकि ज़्यादा काम एग्रीकल्चर का है तो इसे खेती बाड़ी से संबंधित सेक्टर बोलेंगे। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर से सामान लेके उसे फैक्ट्रियों में तैयार करना। इन दिस सेक्टर प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैंने वही बात बताई है। इट इज नेक्स्ट टू प्राइमरी सेक्टर, यह है प्राइमरी सेक्टर के अगले वाला सेक्टर है। जैसे शुगर केन से, गन्ने से चीनी और जैगरी बनती है, कॉटन फाइबर से वीविंग और टेक्सटाइल बनता है, वीविंग टेक्सटाइल में काम होता है। ब्रिक्स, ईंटें मिट्टी से बनती है, फिर ये घर बनाते हैं। दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये सेक्टर अलग अलग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, इसलिए सो इट इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए इसे औद्योगिक सेक्टर भी कहते हैं। टर्टियरी सेक्टर सेवा कार्य, सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के बाद ड्यूटी आती है सर्विस की। सर्विस में क्या क्या आता है? ट्रांसपोर्ट आता है और कम्युनिकेशन भी आता है, व्यापार भी आता है। सो इट आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विसेज ऑफ टीचर्स, डॉक्टर, वाशरमैन, हेयर ड्रेसर्स, कॉबलर, एडवोकेट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, अकाउंटेंट्स, जैसे अध्यापन का कार्य, डॉक्टर का कार्य, धोबी का कार्य, नाई का कार्य, मोची का कार्य, वकील का कार्य, प्रशासक का कार्य और अकाउंटेंट का कार्य, ये सब उसमें सर्विस सेक्टर में आते हैं। टर्टियरी सेक्टर में आजकल कुछ तकनीकी बढ़ गई, जैसे इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, ई-कियोस्क, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये भी टर्टियरी सेक्टर में आते हैं। न्यू टॉपिक, हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर। ये मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में बता दूं आपको मैं। देश के आज़ाद होने के बाद प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का बहुत बोलबाला रहा, लेकिन ज्यों ज्यों तकनीकी आती रही त्यों त्यों टर्टियरी सेक्टर है वो बढ़ता गया और प्राइमरी सेक्टर कम होता गया। सेकेंडरी सेक्टर की अभी भी ज़रूरत है।
आप देखिए इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्टियरी सेक्टर प्रोडक्शन, उत्पादन सेकेंडरी सेक्टर में होता है। प्रोडक्शन हैज इंक्रीज इन ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन लास्ट फ्यू ईयर्स, ये आपके सामने दे रखा है। और उसके बाद में इन उत्पादन वस्तुओं को दूसरी जगह पे पहुंचाना, तो ये कार्य करता है टर्टियरी सेक्टर, सेवा कार्य। With the result, about 50% workforce is employed in primary sector, mainly in agriculture sector, and its contribution in GDP is even less than 15। आपको पता है प्राइमरी सेक्टर में 50% वर्कफोर्स लगा हुआ है, इंसान बल कार्य बल करते हैं, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान है लेस देन 15%। जबकि हम बात करें ऑन द अदर हैंड मोर देन 85% कंट्रीब्यूशन इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि जीडीपी में सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर का योगदान 85% है। दिस सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 50% पीपल, जबकि सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर 50% लोगों को नौकरी या रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास कैसे होगा और आर्थिक वृद्धि कैसे होगी, ये इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रकार से हमारी राष्ट्रीय आय है, पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसको परिभाषित करते हैं। आप देखिए इन पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही बता रखा आपको कि हम जिस प्रकार से तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आर्थिक विकास तभी होगा जब हम तकनीकी को आगे लेके चलेंगे। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, नो टॉपिक है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आर्थिक वृद्धि इज द इंक्रीज इन इनकम और एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए कंट्री अलोंग विथ टाइम। समय के दौरान, समय दर समय हम उत्पादन करने में हमारी संख्या बढ़ा रहे हैं उत्पादन की, तो इसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोला जाएगा। इकोनॉमिक प्रोग्रेस में नेशनल इनकम भी है और पर कैपिटा इनकम भी है, प्रति व्यक्ति आय भी आती है और राष्ट्रीय आय भी आती है। विकास, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल, फिजिकल, ह्यूमन एंड कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री। आर्थिक वृद्धि में क्या क्या आता है? प्रकृति का विकास, भौतिक विकास, मनुष्य का विकास और मुद्रा और स्रोत का विकास। यहाँ इनकी क्वालिटी बढ़ने से, वस्तु साजो सामान की क्वालिटी बढ़ने से उत्पादन अच्छा होगा और लोग ज़्यादा खरीदेंगे। There are no qualitative dimension of economic progress, it is valueless concept। क्वालिटी डायमेंशन का कोई अर्थ नहीं है, उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। नो अटेंशन इज पेड टू चेंजेज इन सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कंडीशंस। सामाजिक, राजनीतिक और संस्थानक परिस्थितियों का भी ध्यान हमें देना होगा, तभी इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, ये आपको पता है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, बार बार ये दो शब्द आ रहे हैं, इन्हीं पर आधारित है ये। तो आर्थिक विकास है इन डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस व्हेन इट वाज कंसिडर्ड दैट द लेवल ऑफ इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वर इनसफिशिएंट क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट सम अदर कॉन्सेप्ट। हाँ, जब लगा सामाजिक अध्ययन में, जब विकास, समाज का विकास हुआ, तब हमें लगा कि प्रति व्यक्ति आय है और इनकम का जो लेवल है वो पर्याप्त नहीं है, तो हमने कुछ नए स्रोत ढूंढे ताकि हम इनकम को सही रूप से परिभाषित कर सकें। कंटिन्यूस डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। Continued development fulfill the present needs without compromising with capability of satisfying the needs of future generations। जो हमारे खेतों में, फैक्ट्रियों में भारत की आज़ादी की वक्त से अब तक जो पैदा हो रहा है, जो काम कर रहा है, बिना इस बात की चिंता किए कि हम कितना क्या योगदान दे रहे हैं, उसे ही कंटिन्यू डेवलपमेंट बोला गया है। एसिमिलेटेड डेवलपमेंट, ये हो गया assimilated development assured that the benefit of development should reach the people of all the sections of society। सामूहिक विकास, सरकार का ये मानना है कि विकास ऐसा हो समाज के सभी तबकों के लोगों तक इसका फायदा पहुंचे।
बहुत से लोग जो इस बेनिफिट से बेदखल है, डिप्राइव्ड है। मैनी पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू जेंडर, लिंग्विस्टिक, रीजनल डिफरेंसेस, पॉवर्टी एंड फिजिकल डिसेबिलिटी। बहुत से लोग अभी भी पीड़ित है, जैसे लिंग भेदभाव है, भाषाई भेदभाव है, क्षेत्रीय भेदभाव है, गरीबी है और फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई विकलांग है। ये लोग अभी भी पीड़ित है, पैसा इतना नहीं कमा पाते। अगला है ह्यूमन डेवलपमेंट। उससे पहले एक बात बता दूं मैं आपको, इट इज़ ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट विच फेवर इक्वलिटी ऑफ इनकम, अपॉर्चुनिटी एंड ह्यूमन राइट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये एक विस्तृत विचारधारा है कि हम सबको बराबर मात्रा में इनकम उपलब्ध करवाएं, अवसर उपलब्ध करवाएं। ये मनुष्य का जीवन का अधिकार है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये विचारधारा 1990 में आई और अंडर द लीडरशिप ऑफ महबूब उल हक के नेतृत्व में आई और इसमें 3 सेक्टर बनाए गए, नॉलेज, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ज्ञान, नॉलेज को कई जगह एजुकेशन भी बोला गया है, हेल्थ स्वास्थ्य, जीवन जीने की क्षमता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो जीवन जीने का स्तर है, पर कैपिटा इनकम, ये बातें हैं। तो इन तीनों पे धीरे धीरे ध्यान दिया गया। हम तीनों को लेके चलेंगे तभी हम अपने समाज का विकास कर सकेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। प्लानिंग इन इंडिया, भारत में प्लानिंग कब कब आई, कैसे आई, क्यों आई? प्लानिंग है सम इम्पोर्टेंट फैक्टर, देखिए इसमें क्लियर। फर्स्ट, इट हैज़ वेल डिफाइंड डेफिनेट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। पहली बात तो ये कि इसका लक्ष्य, इसकी परिभाषा क्लियर है। दूसरी बात है सेकेंडली, एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स इज डन, जो उपलब्ध स्रोत है उनसे आकलन निकाला गया। थर्डली, आफ्टर एस्टिमेशन देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज इन वेरियस टारगेट इज इम्पोर्टेंट। तीसरा ये था आकलन और वितरण और लक्ष्य, ये भी महत्वपूर्ण बात है। ये तीनों चीज़ें आपके सामने बता रखी है। प्लानिंग इज ए टेक्निक ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अचीविंग टारगेट्स। योजना क्या है? जो रिसोर्सेज हमारे पास उपलब्ध है और जो टारगेट हमें प्राप्त करना है उसका समावेश है। When the technique of planning is used in the development of economy or to achieve desired economic activities, it is called economic planning. आर्थिक योजना क्या है? जब तकनीक का सहारा लेकर योजना बनाई जाए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए या इच्छित आर्थिक उद्देश्य के लिए, तो उसे इकोनॉमिक प्लानिंग बोलेंगे। टेक्निक का सबसे सर्वप्रथम यूज़ किया गया सोवियत यूनियन के द्वारा 1928 में, 1928 में सोवियत यूनियन ने सबसे पहले एक योजना बनाई। इट वाज अडोप्टेड थ्रू 5 ईयर प्लान्स, 5 वर्षीय योजनाएं बनाई। फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रूव टू बी रिवोल्यूशन इन इटसेल्फ। जो प्रथम 5 वर्षीय जो प्लान था वह अपने आप में क्रांति थी। आपको शायद ध्यान होगा कि हमारा देश भी इसी परिपाटी पे चल रहा है। 5 वर्षीय योजना हम भी बनाते हैं। भारत की आज़ादी के पश्चात भारत के विद्वानों ने भी इसमें योगदान दिया। सबसे पहले द फर्स्ट एफर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग वाज मेड बाय श्री एम विश्वेश्वरैया 1934। हमारे देश में आज़ादी से पहले 1934 में श्री एम विश्वेश्वरैया ने भारतीय आर्थिक योजना बनाई थी। उन्होंने ये बातें अपनी बुक में प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में लिखी थी। भारत की आज़ादी के पश्चात एक प्रस्ताव के तहत भारत सरकार ने मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की स्थापना की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमीशन वाज टू एवेल्युएट द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एंड मेक प्लान्स फॉर द इफेक्टिव एंड बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो भी देश में स्रोत है उनको निकालने के लिए योजना बनाई जाए और उनको बैलेंस्ड होकर उनको इस्तेमाल किया जाए। ये सारी चीज़ें हैं। प्लानिंग कमीशन एक सलाहकार बोर्ड है, संविधान के तहत एक संस्था है। अगस्त 1952 में गवर्नमेंट ने
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की। इन अगस्त 1952 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास समिति की स्थापना की। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट वाज टू इंक्लूड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी इन प्लानिंग एंड एजुकेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। भारत सरकार का उद्देश्य ये था कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य है, सब इसमें शामिल हो और योजना प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण हो। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसमें इंक्लूड कौन कौन है? स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ डिप्टी गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, ये सब इसमें शामिल हैं, इसके सदस्य होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी बोर्ड, ये संवैधानिक और सलाहकार बोर्ड की तरह काम करता है। प्लानिंग कमीशन वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और प्लानिंग कमीशन योजना आयोग नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के दिशा निर्देश में कार्य करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, हमारे भारत में जो योजना आयोग है वो किन किन बिंदुओं पर काम करता है? पहला है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करना। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, गरीबी की समस्या को दूर करना। टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी इन इनकम, असमान आय को कम करना। टू मेक, हाँ एक बात और यहाँ पे, टू स्टेब्लिश सोशल जस्टिस बाय एंडिंग इनइक्वलिटी ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी, सामाजिक न्याय के तौर पर जो इनकम में, आय और में जो असमानता है और गरीबी को दूर करना। टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मानव स्रोत को अधिक से अधिक काम में लेना और सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंस इन ऑल सेक्टर्स स्पेशली इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल फूड ग्रेन्स, सभी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना। औद्योगिक कच्चा माल है और भोजन अन्न सामग्री है वो सबको उपलब्ध करवाना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमी, परंपरागत भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज एंड अचीव कंडीशन ऑफ सोशल वेलफेयर, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना और सामाजिक भलाई का काम करना। टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, क्योंकि बिना आर्थिक स्थिरता के हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता। रूरल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज एंड इंक्रीज इन एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रामीण विकास का विस्तार करना ताकि समाज आगे बढ़े, या सामुदायिक सेवा शुरू करना। टू एंड रीजनल इनइक्वलिटीज, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। 5 ईयर प्लान इन इंडिया, हमारे भारत में 5 ईयर प्लान कब कब बने? लो भाई हम आपको दिखाते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। सेकेंड थर्ड आप देखते रहिएगा क्योंकि मैंने आपके सामने बिल्कुल लगातार इसको ओपन कर रखा है, ये सारा डाटा आपको दे रखा है। मैं 12th बता दूं लास्ट वाला, 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2017, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। अभी चल रहा है 13th 5 ईयर प्लान। इंडो पाक युद्ध की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से, मुद्रा की कीमत बढ़ने की वजह से बीच बीच में हमारे 5 ईयर प्लान बीच में डिस्टर्ब भी हुए हैं। जैसे 1968 1969 में एनुअल प्लान बनाए गए, इन्हें प्लान हॉलीडे बोला गया। जनता गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को बीच में रोक दिया था और 1978 से 1983 के बीच में ये वार्षिक तौर पे प्लान बनाए। 1980 में कांग्रेस सरकार जब आई तब इन्होंने इन सबको समाप्त कर दिया और छठवां 6th 5 ईयर प्लान बनाया 1 अप्रैल टू 1981 टू 31 मार्च 1985। 6th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 1 अप्रैल 1981 टू 31 मार्च 1985। फिर फाइनेंशियल ईयर 1979 में 5th प्लान इंक्लूड कर दिया गया। 1979 एंड 80 प्लान वाज कंसिडर्ड एज 1 ईयर प्लान, 1 साल का प्लान माना गया। इसी प्रकार इन द सेम वे द 8th 5 ईयर प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू रेपिडली चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। 8वां जो पंचवर्षीय योजना है वो काम में नहीं ली जा सकी क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता ज़्यादा थी। द बेसिस ऑफ 12th 5 ईयर प्लान वाज एसिमिलेटेड एंड सस्टेनेबल रैपिड डेवलपमेंट।
12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की तरफ ध्यान दिया गया। द रिवाइज टारगेट ऑफ दिस प्लान वाज टू अचीव 8% ग्रोथ रेट, 8% वृद्धि दर का टारगेट रखा गया। देयर वर आल्सो सम अदर अचीविंग टारगेट्स लाइक एबोलिशन ऑफ पॉवर्टी, जैसे गरीबी को हटाना, बेरोजगारी की समस्या कम करना, एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, और स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाओं का विस्तार करना। अब बात करते हैं रोलिंग प्लान क्या है। अंडर दिस प्लान ए करंट प्लान इज अपडेटेड एंड रिवाइज आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। वर्तमान में जो योजना चल रही है उसको आगे अपडेट किया गया। इट हैज़ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग टारगेट, एस्टिमेट्स, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ करंट प्लान। ये रोलिंग प्लान में आ गया। ये फायदेमंद रहता है कई बार। नीति आयोग, नीति आयोग हमारे देश में 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका नाम दिया गया, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन श्री अरविंद पनगड़िया को बनाया गया और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत को बनाया गया। जितने भी ऑल द स्टेट चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी आर द मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्र से प्रदेशों के होते हैं, उन सबको बनाया गया। नीति आयोग नए तौर पे काम कर रहा है। देयर आर 2 मेन पॉइंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के 2 तरीके हैं, टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब में क्या है? टीम इंडिया हब जॉइंट्स स्टेट गवर्नमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। टीम इंडिया हब केंद्र शासित सरकार जो भारत सरकार को राज्यों से जोड़ता है, राज्यों की सरकार से। नॉलेज एंड इनोवेशन हब स्ट्रेंथेंड द कैपेसिटी ऑफ थिंक टैंक ऑफ नीति आयोग। नॉलेज और इनोवेशन हब है, ये नीति आयोग की विचारों को मजबूती प्रदान करता है। नीति आयोग इज ए रिवोल्यूशनरी रिफॉर्म बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव फेडरेशन। नीति आयोग एक क्रांतिकारी सुधार है जो कि सहकारिता पर आधारित है, मतलब सबका योग हो इसमें। इसी के साथ ही आज मैंने ये चैप्टर पूरा कर दिया है और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।